M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, और इसको हमने क्या लिखा था, M इंटू R इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी का नाम क्या था, मोमेंट ऑफ मास। ठीक है ना। इसकी गर्मी लगी पीछे बैठे अगर पंखा चल रहा है, पंखे में कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ मास, तो दो मास लिए थे हमने, दो मास ले लेते हैं। ये हो गया, एक मास हमारा ये है M1, एक मास ये है M2, M1 M2। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, मान लेते हैं ये वाला बड़ा है तो इसके पास होगा, तो सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा R1, और ये क्या हो जाएगा R2। ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, बताइए। पोजीशन सेंटर ऑफ मास से किसी मास की, हाँ, सेंटर ऑफ मास से कोई भी मास का डिस्टेंस या उसकी पोजीशन। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ एनी मास इनटू, अच्छा फ्रॉम, ये भी तो लिखना पड़ेगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इनटू मास ऑफ दैट बॉडी। बोलिए, जैसे फॉर्मूले में मैंने लिखा था पोजीशन वेक्टर, तो हर पॉइंट की मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, तो पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो x के लिए i कैप और y के लिए j कैप लिखना होगा, और अलग अलग लिखना चाहूँ तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ। तो एक करके बताऊं, दोनों करके बताऊं? चलो दोनों करके बताता हूँ, फिर अलग अलग लिख दूंगा। ठीक है ना। हाँ, तो पहले मैं लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो M1 का बताइए, 1 इंटू 0 है, 0 क्या सारे i कैप भी 0 प्लस 0 j कैप, पोजीशन वेक्टर लिखना होता है ना, दोनों ही 0। क्लियर, वेरी गुड। 1 kg का हो गया। अब आइए 3 kg वाला, ये मुझे आसान दिख रहा है, वैसे तो मैं लिख ही लूंगा पहले है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 मास, तो बोलो यस, ए आई कैप, आई वाले x वाले डायरेक्शन में a चले, ए आई कैप हो गया, और प्लस, वेरी गुड, निकल गया आप लोगों का। चलिए ए आई कैप और जे 0, वाई डायरेक्शन में तो 0 है ना, तो इसलिए 0 जे कैप, ये होगी। ठीक है,
प्रॉब्लम 2 वाले में आ रही है, तो 2 वाले की पोजीशन बताओ। A by 2 x की डायरेक्शन में और यस, वेरी गुड। ये वाला जो पॉइंट होगा ये, तो x के डायरेक्शन में तो ये a/2 है, तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ लिखूं तो ये आएगा a/2। y की बताओ। और है पर उससे पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा रूट 3y। बोलो कैसे निकला रूट 3y? 60 डिग्री से। वेरी गुड। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन वाला, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर है। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए ही है। बोलो हाँ भाई सागर। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई ए। और साइन 60 कितना होता है शुभी? रूट 3/2। तो रूट 3/2। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरा रूट 3/2 ए। ठीक लिख दिया मैंने, बस आ गया। इसको भी लिख दीजिए। तो उस मास का क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर 2 का 2 इंटू आई की तरफ कितना चले? a/2। तो a/2 आई कैप प्लस y की तरफ कितना चले? रूट 3/2 जे कैप। और डिवाइड किससे करेंगे? जल्दी से बोलिए। m1 m2 तो 1 प्लस 2 प्लस 3। मुश्किल नहीं था। अलग अलग करके अगर निकालना। हाँ, तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। पहले इसको तो लिखिए। इसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं इस सिस्टम का, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड मास। तो कोऑर्डिनेट मैंने ओरिजिन यहां से ले लिया, तो ये वाला तो 0 ही हो गया। बाकी इन दोनों का निकालना था, तो इनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x डायरेक्शन में a और y डायरेक्शन में 0। इसका मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। x डायरेक्शन में a/2 बिल्कुल बीच में है, और y डायरेक्शन में ये हाइट, तो ये हाइट मैंने साइन 60 लगा करके, क्योंकि एंगल 60 होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये लगा करके p = a रूट 3/2 कर दिया। हाइट निकल गई। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब खाली वैल्यू तो रखनी है। लिख लिया। चले अब इसका x कंपोनेंट y, तो आप डायरेक्ट ये वाला भी निकाल सकते थे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, और एक साथ भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब ये दोनों तरीके आपको आ गए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका निकाल के बताइए। चलिए, सेंटर ऑफ मास। ये भी देखिए प्लेनर बॉडी है, ठीक है। तो इसका बड़ा निशान लगा के बताओ कहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कट जाएगा, 7 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.7 ai के, और ये कट गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 30 को 5 से डिवाइड किया तो 0.6 aj कैप आ गया ये आंसर। बोलो किसी को डाउट है? तो ये आई डायरेक्शन में मुझे कितना जाना? 0.7। ये बीच में होगा 0.5, 0.6, 0.7।
ये वाला पॉइंट एक्स डायरेक्शन में हो गया है सेंटर ऑफ मास का, और वाई डायरेक्शन में कितना जाना है 0.6, तो ये 0.5 हो गया बिल्कुल बीचों बीच, ये 0.7 होगा। इन दोनों के हिसाब से लाइन मिला दीजिए, जहां मिलेंगी वो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। ये क्या है 0.7 और 0.6 कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर ऑफ मास के, एक्स डायरेक्शन में 0.7 और देखो सही भी है, जिधर भारी है जिधर ज्यादा मास है उसके करीब होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसी डायरेक्शन में तो मास ज्यादा है, एक तरफ 8 kg एक तरफ 6 kg है, इस डायरेक्शन में मास कम है, एक तरफ 4 kg एक तरफ 2 kg, तो जिधर मास ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास होता है। बोलिए क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट। चलिए तो इस वाले का सेंटर ऑफ मास निकालिए, क्यूब का, ये क्यूब है, चलिए इस क्यूब का निकालिए सारी साइडें एक, बिल्कुल निकालिए, वो सब पानी ले जा रहा हूँ। हो गया? तो अच्छी तरह कर रहा, जे वाले में आ जाओ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाए। तो एक जे ये है, एक जे ये है, और जे कहाँ है, और एक जे ये है, और एक जे ये है। ठीक है, तो ये वाला जे एम ए जे ये तो 2 MAJ हो गया, और 2 MAJ और ये 2 MAJ ये है 4 MAJ, और एक ये है 2 MAJ, ये भी कितना हो गया 6 MAJ। वेरी गुड, ये तो एक जैसा रिजल्ट आ रहा है 6 MAJ। क्या है अब के लिए ढूंढिए, के लिए अलग कलर रेड से कर देते हैं। तो के लिए के कहाँ है, के एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो कितने हैं के हमारे पास 4 है। तो MA के 2 MA के, और एक ये 3 MA के, और एक ये 4 MA के, ये हो गया 4 MA के डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 4 12 4 दूनी 8, ठीक है ना? हाँ 12 नहीं तो आएगा, तो पीछे वाले 8 और आगे वाले 4, 8 4 12। बोलो क्लियर होगी बात? तो M से M काट दो, M से सारे M कट जाएंगे, ये वाला M, ये वाला M, ये वाला M, इस M से कट जाएगा, है ना? वो पीछे हमने काटे नहीं थे, वो आप लोगों को हर बार काट लेना। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग काटना भूल गए थे। नीचे वाला M ऊपर वाला M हमेशा कट जाएगा, नीचे M लिखा ही नहीं तो इसलिए काटा नहीं। ये 20 M होगा ना, तो M से M ऊपर वाला M लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाई करके बिना केजी था ना इसलिए। अच्छा हाँ पीछे केजी था, दैट्स गुड, पीछे केजी था इसलिए M नहीं। हाँ चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया
6 बाय, अब मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूं, 6/12 AI कैप प्लस 6A बाय 6AJ कैप डिवाइडेड बाय 12 और प्लस 4/12 AK कैप। हाँ बेटा ठीक है। हाँ चलिए, तो अब बताइए, इसको मैं सिंपलीफाई करके और लिख दूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 AI कैप प्लस ये भी हो जाएगा 0.5AJ कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको बोलिए 0.33AK कैप। ये मेरा आंसर हो गया। इसको जरा प्लॉट करिए जल्दी से इस ग्राफ में। तो जब मैं इधर से चलूंगा तो ए की डायरेक्शन में कितना जाना है, आई की डायरेक्शन में 0.5, तो यहाँ पहुंच गया, ये वाला पॉइंट हो गया आई में। जे में कितना जाना है, जे में भी 0.5 जाना है, तो यहाँ पर आधे पे पहुंच गया। इन दोनों को पहले मिला लेते हैं ताकि एक तो क्लैरिटी आ जाए। ये हो गया है। अब मुझे कितना आना है, जेड के डायरेक्शन में आगे की तरफ आना है। बोलो कितना जेड की डायरेक्शन में आना है आगे की तरफ, 0.3। तो अब यहाँ पे आगे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, जेड जो है वो 4/12 ही आएगा। देखिए कहाँ गलती हुई है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे कितने हो गए, 0.5 0.5 0.33, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा सोचिए, क्या ये हमारा लॉजिक के हिसाब से भी सही आ रहा है? देखिए लॉजिक के हिसाब से भी सही आ रहा है। कैसे आ रहा है, आगे की तरफ ये मेरा मान लीजिए ए लेंथ है, तो जब मैं इतना चलता हूं तो ए है, और मैं कितना चल रहा हूं, 0.3 चल रहा हूं, यानी इतना चल रहा हूं, तो कम चल रहा हूं, इसका मतलब पीछे का मास ज्यादा होना चाहिए। तो पीछे का मास ज्यादा ही तो है, ये 2m है ना पीछे वाला, ठीक है ना, पीछे का मास 2m है, तो पीछे जो है वो हो गया। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया सबने? कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर चलो इसको यहाँ छोड़ो, ये रिकॉर्डिंग है, और एक बार घर पे जाके भी तो प्रैक्टिस करनी है, या बस में करना प्रैक्टिस बैठे बैठे, लोग समझेंगे कितना पढ़ाकू लड़का है, बस में भी पढ़ता रहता है। हाँ ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शॉर्ट मेथड, जिससे क्वेश्चन का आंसर आएगा 30 सेकंड में। 3 मिनट लगा दिया। हाँ 3 मिनट नहीं, 10 मिनट लगाए। हाँ, और मैं बताने जा रहा हूँ 30 सेकंड वाला। चलिए ठीक है, आइए 10 सेकंड वाला करते हैं। क्या पीछे ये तो हो गया, अगला दोबारा बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस यूज करना था। ये हो गया, ये मास, 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 सबकी साइडें ए हैं। बोलिए सारी साइडें ए हैं। ये 2m 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 2m, ये सब m है आगे वाली। ये सोचिए कि खाली अगर पीछे वाला मास होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? बिल्कुल सेंटर पे होता, नहीं होता है? और आगे वाला खाली होता तो भी सेंटर में होता। मान लेता हूँ ये सेंटर यहाँ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए? बोलिए, तो पीछे वाला मास कितना हो गया, 8m,
आगे वाला कितना हो गया 4m। आ गया आंसर। एक लाइन में कर दिया मैंने मास को। पीछे वाली प्लेट, इसीलिए मैंने पहले स्क्वायर प्लेट का कराया था, स्क्वायर का। पीछे वाले स्क्वायर का मास सेंटर में आ गया। क्यों आया? सारी साइडें भी बराबर, सारा मास भी बराबर। देखो दोबारा बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये पीछे का मास है, ये है। तो ये जो है मेरा, ये सब 2m है। 2m 2m 2m। तो सब सारी साइडें भी बराबर हैं और सारा मास भी बराबर है, तो बिल्कुल सेंटर में ही तो आएगा, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो इस पूरी प्लेट का मास, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया किसका? इस प्लेट का या इस डायग्राम का। और इसका वजन कितना है? 8m के बराबर, क्योंकि सारा मास तो 8m है ना, है? और ऐसे ही आगे वाला जब मैं लूंगा, आगे वाला, तो वो भी सेंटर में आएगा और वो किसके बराबर आएगा? 4m के बराबर। तो दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या है? इधर 8m है, इधर 4m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a। तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। एक तरफ कितना है बोलिए? 8m, और एक तरफ कितना है? 4m। चलो इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिख के बताओ मुझे जल्दी। क्यूब के रिस्पेक्ट में बताना, ये नहीं लाइन बना करके। यहाँ पे क्यूब में लाइन आगे की तरफ है, हाँ बाहर निकल रही है प्लेन से। ये वाला पीछे वाला प्लेन है, बैक प्लेन, और ये वाला फ्रंट प्लेन। है 12aj कैप प्लस 4/12 a कैप। देखिए सेम आंसर है नहीं है? 0.5 ai कैप प्लस 0.5 aj कैप प्लस 0.33 a k कैप। पुराना आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब अगर आपको सिमेट्री नजर आ रही है तो ये दिमाग लगाना है। लॉन्ग वाला आंसर क्वेश्चन जो है वो, हाँ सोचना है सिमेट्री है तो खटाखट वैसे ही कर देना। देख लिया? चलो आगे, हो गया? चलो तो इस क्वेश्चन पे हम खत्म करते हैं अपना प्रोग्राम। 1 2 3 4 इस पे खत्म करते हैं। करिए इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। हेक्सागन है जिसकी सारी साइडों की लेंथ a है। एवरी साइड इज ऑफ लेंथ a। कैसे करेंगे बोलिए? तो समझ में आ रहा है? इसमें सिमेट्री नजर आ रही है कोई सिमेट्री नजर आ रही है?
हाँ भाई सागर, शिजान, कोई सिमेट्री नजर आ रही है? कोई ऐसी लाइन है सिमेट्रिकल जो कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो? बोलो इंतजाम। फैज, ये वाली लाइन दिख तो रही है, कैसे तुम लोग जो है वो नहीं बता पा रहे हो? देखो, जो ऊपर है वो नीचे, बोलो बिल्कुल नहीं है सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, है? और ये बताओ, अब इधर देखते रहो, ये वाला जितना डिस्टेंस है उतना ही ये भी है, मास भी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा इन दोनों मास का? इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास वही होगा ना, खाली उन दो मास की बात कर रहा हूं। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका, इन दोनों मास का, तो ये क्या हो जाएगा 4m। इन दोनों मास के लिए ये यहां आ जाएगा, टू एम। अब देखो एक लाइन पे सारे मास आ गए, अब कितना आसान हो गया, हो गया नहीं हो गया? दूसरा डायग्राम बनाओगे, ये नहीं उसी में लाइन खींच लो आप भी। अब ऊपर वाले मास मत बनाना, ऊपर नीचे वाले, सीधे ये लाइन वाले मास बनाना। तो ये हो गया, क्या हो गया? एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, और एक मास ये हो गया। चलो इनके कोऑर्डिनेट बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों को आती है मैथमेटिक्स। इसी क्या है, ये है m, ये है 4m, ये है 2m, और ये भी है 2m। इन सबके कोऑर्डिनेट बताओ। इसको अगर मैं 0 0 मान लूं, इसमें वो तो है ही नहीं z, ये तो एक्स वाई प्लेन में प्लेनर मॉलिक्यूल है, हेक्सागन प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें कुछ x होगा और y तो 0 है, इसमें इसको x1 मान लेता हूं, ये x2 होगा, y 0 है, और ये x3 होगा, y 0। x1 x2 x3 फाइंड आउट करना है, नहीं फाइंड आउट हो सकता, बोलो जी कैसे होगा? अगर हेक्सागन हो और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि बेंजीन में होती है, तो
ये जो एंगल होता है ये 120 का होता है, तो एक एंगल खाली ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इस जब ये एंगल आपको पता चल गया तो इससे ये वाली साइड निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? तो क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वो करेंगे यूज, बताओ? ये वाली साइड निकालने के लिए सीधा साइन वाला यूज करेंगे, कॉस वाला, टेन वाला, कौन सा? भाई ये एंगल है तो इसके लिए ये बेस है ना, तो बेस किस में आता है, कॉस में आता है, तो कॉस वाला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है ए, तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2 इंटू ए इज इक्वल टू बी, तो ये कितना आ गया, ये a/2 आ गया। आया समझ में? चेक करो cos 60 a/2 है नहीं है, मैंने टेबल बनवाई थी है, sin 30 a/2 होता है, cos 60 a/2 होता है। तो अब मुझे बताओ, तो ये पहला वाला मास जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके तो 0 0 है, क्योंकि यहीं से मैंने ओरिजिन लिया है, मैंने यहीं से लिया है ना ये, बोलो? तो ये वाला मैंने क्या लिया है, 0 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a/2 0। अच्छा इसका बताओ चलो, हाँ ये वाला डिस्टेंस जो है a, ये और जुड़ जाएगा, तो a/2 प्लस a, तो ये हो जाएगा 3a/2, ये हो जाएगा 3a/2 इंटू 0, बोलो? और ये वाला भी तो a/2 होगा, ये वाला डिस्टेंस है, तो 3a/2 प्लस a/2, तो क्या हो जाएगा 4a/2, तो यानी 2a और 0, अब निकल जाएगा इसका आंसर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस 4m इंटू a/2 i कैप प्लस 2m इंटू 3a/2 i कैप, जे तो है ही नहीं, प्लस 2m इंटू 2a i कैप डिवाइडेड बाय 2 और 2 4, 4 4 8 और 1 9, 9m। बस ये आंसर आ गया, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। तो ये कैंसिल, सब में आई कैप है तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा 4m और 2m 6m, 6m और 1 7m, तो ऊपर आ जाएगा 7m a i कैप डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 9m, तो m से m कट गया तो क्या बचा 7/9 a i कैप, क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, यानी इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो 7/9 का मतलब क्या हो गया, 7/9 का मतलब हो गया कि ये तो है a/2, तो a/2 और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a, और ये a से कम है, यानी कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, ये होगा सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट में। सब लोग एग्री करते हैं मुझसे, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, क्या कोऑर्डिनेट है 7/9 a i कैप,
ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। और देखो चेक करो तो इधर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर मास ज्यादा है, 4 और 1 5 है इधर, और इधर क्या है, इधर 4 ही है, तो 5 की तरफ ज्यादा होना चाहिए ना। भाई अगर दोनों तरफ 5 5 होते तो बिल्कुल बीच में होता। क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कैसे आ जाएगा 9/9? ये हो गया 2a और ये हो गया 3a। 3a/2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4a हो जाएगा। ये हो जाएगा 3a, ठीक है, तो 3a और 2a 5 और ये 4 9 9/9 4 4 8 लिख लो। 9/9 कैसे आ जाएगा? चलिए जिसका जो आ रहा है वो लिखिए। मेरे हिसाब से उधर होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे मास ज्यादा है। इधर 4 है, इधर 5 है। चलिए अभी जिसका जो आ रहा है वो लिखिए, मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ गलती करी है। तो एक एवरेज उस तरफ भी तो आना चाहिए, तथा कहीं बीच में है। चलिए सही तो आया है, हो गया। चलिए ठीक है, बस चलिए होमवर्क में क्वेश्चन करिएगा। ये एक प्लेट है और हाँ चलिए चलिए अभी फिलहाल अब इस क्वेश्चन को लिखिए। हाँ ये लेंथ 12 है और ये वाली लेंथ, इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसकी जो विड्थ भी L है और इसकी जो एरिया डेंसिटी है वो σ1 है, इसकी σ2 है, यानी अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। एरिया डेंसिटी मालूम है ना क्या होता है? मास अपॉन एरिया, ठीक है। हाँ, लीनियर डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। और वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब हम कई बार कर चुके हैं।